हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे को हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कीनली ऑब्जर्व करने वाले हैं। हमको किस तरीके से एग्जाम्स में ये चीज़ें पढ़कर जानी है, एग्जाम्स में कैसे कैसे पूछी गई हैं, तो उन पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। आज के लेक्चर में मैंने एग्जाम्स को थोड़ा सा ओरिएंटेड करके बताया भी है कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, तो कल हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोगों ने प्लांट किंगडम के बारे में क्वेश्चंस देख लिए थे। तो प्लांट किंगडम के सारे क्वेश्चंस करवाए थे मैंने आपको, मतलब पादप जगत में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में उनको हमने कवर किया था। आज हम लोग क्या कवर करेंगे, आज हम करेंगे एनिमल किंगडम को। तो एनिमल किंगडम मतलब जंतु जगत से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो बेसिक तौर पे हमने पढ़ा हुआ है, टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, उसकी बात आज हमारी हो रही है। तो बेसिकली इसी चीज़ को आज अच्छे से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से जो है किस एस्पेक्ट्स में पढ़ना है, क्या क्या लेवल में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसके पीछे अप्रोच क्या रखनी है, हमें पढ़ना कैसे है। हमें एनिमल किंगडम में कुछ चीज़ें तो पता चली कि पोरीफेरा क्या है, सिलेंट्रीटा, निडेरिया जिसको कहा जाता है, टीनोफोरा है, प्लेटी हेलीमेंथीस है, एसी हेलीमेंथीस, एनिलीडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, एक्नोडर्मेटा और आपका कॉर्डेटा, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, कई बार नाम सुन लिए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे से देख लिए हैं, लेकिन एग्जाम्स में कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो हम थोड़ा सा एस्पेक्ट को बड़ा करते हुए कि कौन से एग्जाम्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया उसको भी थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप अपलोड कर सकते हैं। इन जो सोशल मीडिया हैंडल पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी तरह का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है UPPSC में आया हुआ था। इसमें पूछा गया था बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय, बैक्टीरिया किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो बैक्टीरिया को ही कहा जाता है जीवाणु। ये जीवाणु हम कैसे देख पाएंगे, हमारी आंखों से दिख जाते हैं क्या बैक्टीरिया कहीं पे, सबसे पहली चीज, या हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या हैंड लेंस जो होता है उसका इस्तेमाल करके हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें हम, हस्त लेंस का करें, यौगिक सूक्ष्मदर्शी का करें, या नग्न आंख का करें। अब देखा जाए तो जो बैक्टीरिया होता है वो काफी छोटा होता है, मतलब इसका जो आकार है वो काफी कम होता है। तो इसका आकार बताया जाता है माइक्रो में होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर के अराउंड इसका साइज होता है। तो इतना छोटा होता है, तो इसको देखने के लिए आप आंखों से तो नहीं देख सकते, आपकी खुली आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो भाई ये तो नहीं हो सकता। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग तो यहाँ पे नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट थोड़ी होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया को इलेक्ट्रॉन थोड़ी, हैंड लेंस से भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसको आप देख सकते हैं किससे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो ये यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है, क्योंकि उसका साइज ही इतना छोटा है कि उसको आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, किससे, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे और उससे आप बैक्टीरिया को देख लेंगे। ये क्वेश्चन और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया, लेकिन यूपी में ये क्वेश्चन 95 में भी आया था, उसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ था। तो सबसे पहले वहां देखा गया था, फिर कई एग्जाम्स में इसको रिपीटली किया गया था। जैसे क्या होता है, आप देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी स्टेट PSC के एग्जाम्स हैं, तो आप देखेंगे कई बार UPSC कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो स्टेट PSC उसके आसपास क्वेश्चन बना देते हैं, या किसी दूसरे स्टेट में कोई क्वेश्चन पूछा है तो एक दूसरा स्टेट उन क्वेश्चंस को ऑप्ट कर लेता है और वहां से क्वेश्चंस फ्रेम करता है। तो इसलिए हमको इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर जाना है, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं दूसरे एग्जाम्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। ये राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन है। गर्म खून वाले जानवरों वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान बनाए रखने में सक्षम होते हैं। अब वार्म ब्लडेड याद करिए, मैंने आपको बताया था कि वार्म ब्लडेड कौन होते हैं, गर्म खून वाले कौन होते हैं। तो उसमें याद आ रहा होगा आपको, एक एव्स बताए थे मैंने और आपको मैमल्स बताए थे। एव्स का मतलब पक्षी बताए थे मैंने, और मैमल्स का मतलब स्तनधारी बताए थे। तो इन मैमल्स के अंदर हम भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं। तो क्या हमारी बॉडी में वार्म ब्लड होता है? बिल्कुल होता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
मतलब 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान रहता है। तो अगर आप कभी बोलते हैं ना कि हमें बुखार आ गया है, तो ये 37 डिग्री से ही हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है। तो फीवर वही कंडीशन होती है जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 नहीं होता है। तो ये जो चीज़ पूछी जा रही है कि भाई जो वार्म ब्लडेड होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा विंटर का सीजन है, ठंड का मौसम है, तो बाहर टेम्परेचर हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस हो, 15 डिग्री सेल्सियस हो, 20 डिग्री सेल्सियस हो, तब भी हमारे शरीर में कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये बाहर की ठंडी से बचने के लिए हम क्या करेंगे? 37 डिग्री तो मेंटेन करना है, तो हम क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ताकि बाहर की ठंड हमारे शरीर को इफेक्ट ना करे। और वहीं पर समर सीजन आ जाता है, तो समर सीजन में हम 45 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, इन सारे टेम्परेचर्स को भी फेस करते हैं, तब हमें गर्मी लगती है। तो हम क्या करते हैं? हम एसी में रहते हैं, कूलर्स में रहते हैं, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें पीते हैं, ऐसा खाना खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को ठंडक मिले। हम ऐसे बहुत ज़्यादा धूप में निकलेंगे तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग आने लगती है, पसीना आने लगता है। वो क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये जो चीज़ होती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर, उनका कहना ये होता है कि भाई तापमान बाहर का कुछ भी हो, वो हमेशा उसी को बना कर रखते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमेशा 37 होगा, चाहे बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाए, चाहे बाहर का डिग्री 50 डिग्री हो जाए। तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच कीप देयर बॉडी टेम्परेचर लोअर देन एनवायरनमेंट। क्या वो अपना तापमान पर्यावरण से कम रखते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा हायर देन एनवायरनमेंट, तो ज़्यादा भी नहीं रखते। कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम, तो क्या हो जाएगा? हमेशा हम टेम्परेचर बराबर रखते हैं, लगातार जो है अस्थायी रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं पूरे समय तक। तो ये याद रखेंगे, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होती है। उभयचर वगैरह जो है, जैसे एम्फीबियंस होते हैं, पानी में जाते हैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, बाहर आते हैं तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं। लेकिन जो वार्म ब्लडेड है, मतलब पक्षी और स्तनधारी, ये जो है अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलते। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फिश? निम्नलिखित में से कौन एक मछली नहीं है? तो मछली होने के लिए क्या होना चाहिए? तो मछली किस में आती है? याद करिए, मैंने आपको बताया था कॉर्डेटा में आती है। कॉर्डेटा है तो मतलब बैकबोन भी है, मतलब रीढ़ की हड्डी भी है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो फिश के अंदर नहीं आती, मतलब कॉर्डेटा के अंदर नहीं आती। तो अगर हम गिटार फिश की बात करेंगे, इसके पास सारी चीजें होती है, धारीदार चीज शरीर होता है इसका। ये जो मछली होती है इस पे ऐसे धारीदार चीजें देखने मिल जाएंगी आपको। तो ये जो होती है मछली, इसके अंदर ये गिटार फिश होती है। पाइप फिश भी कॉर्डेटा के अंदर आती है। सॉ फिश की भी बात करें तो ये भी कॉर्डेटा के अंदर आती है। लेकिन जो स्टार फिश है, याद करिए ये किसके अंदर आती है? एक्नोडर्मेटा। एक्नोडर्मेटा जो होता है वो कैसी सिमेट्री शो करता है? रेडियल। बड़े होने पर, एडल्ट होने पर ये कैसी सममिति कर देता है? अरिरीय बात करी थी हमने कि इसका साइज कुछ ऐसा हो जाता है कि इसको आप यहां से कट करेंगे तो बराबर, यहां से कट करेंगे तो बराबर। ये अडल्ट स्टेज में ऐसा बिहेव करता है। तो अडल्ट स्टेज में ऐसा बिहेव करने के कारण स्टार फिश जो है ये कॉर्डेटा नहीं है, ये मछली के तौर पर नहीं है। इसके पास कोई भी मछली होगी तो उसके पास गिल्स होंगे। गिल्स का मतलब जैसे हमारे पास फेफड़े होते हैं, उनके पास गिल होती है जिससे वो सांस लेते हैं। तो ये स्टार फिश के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये किसके अंदर आ जाती है? एक्नोडर्मेटा के अंदर आ जाती है। तो स्टार फिश, तारा मछली जो है एक मछली नहीं है, एक्नोडर्मेटा है। अगर मछली होगी तो वो किस में आनी चाहिए? कॉर्डेटा में आनी चाहिए। कॉर्डेटा में मैमल्स भी आ जाते हैं, स्तनधारी भी आ जाते हैं, एम्फीबियंस भी आ जाते हैं, उभयचर भी आ जाते हैं, एव्स भी आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, सरीसृप भी आ जाते हैं, मछलियाँ भी आती हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो अच्छे से याद रख लेंगे। इसके बाद है डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन। डॉल्फिन को वर्गीकृत किया गया है किस में? क्या वो मछलियाँ हैं? तो भाई डॉल्फिन देखने में तो लगता है मछली है, लेकिन वो वर्तमान में जो है वो मैमल्स की कैटेगरी में आती है। वो आपका स्तनधारी है। सबसे बड़ा स्तनधारी वेल होती है, सबसे बड़ी मैमल वेल होती है। तो याद रखेंगे डॉल्फिन्स को हम फिश की कैटेगरी में ना डाल दें। फिश की कैटेगरी मतलब पाइसेस वाली, फिशेस वाली, तो वो जो है कोल्ड ब्लडेड होती हैं, लेकिन ये वार्म ब्लडेड होती हैं क्योंकि ये डॉल्फिन्स हैं। तो ये बहुत इनकी जो मतलब एक्टिविटी है बहुत सारी ह्यूमन से मिलती जुलती है, और ये ह्यूमन से काफ़ी फ्रेंडली होती है, मानव से काफ़ी ज़्यादा जो है ये मित्रतापूर्ण व्यवहार करती हैं।
तो इसका आंसर याद रखेंगे, मैमल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये कहाँ पूछा गया था, बिहार पीएससी का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज द स्पीशीज। ये सील जो होती है ये भी आपको समुद्र में मिलेगी, ये भी क्या है, एक मैमल है, ये भी एक स्तनधारी की अंतर्गत आएगी। ये उत्तराखंड पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए, मैमल कैपेबल इन फ्लाइंग इज। अब देखा जाए तो जो उड़ सकते हैं वो क्या होते हैं, एव्स होते हैं, पक्षी होते हैं। तो ये अगर हम बात करें उड़ने में सक्षम स्तनपाई कौन सा है, मैमल कैपेबल इन फ्लाइंग, तो भाई ऐसा मैमल जो उड़ सकता है, तो ऑस्ट्रिच उड़ सकता है लेकिन वो क्या है, एव्स है। जैगुआर तो उड़ ही नहीं सकता। पेलिकन की बात करें तो ये भी जो है आपका मैमल नहीं है जो फ्लाई कर सकता है। तो मैंने आपको कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन बताया था कि जो चमगादड़ होते हैं उनके पास क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, फर होता है। तो ये जो है किस कैटेगरी में आ जाते हैं, स्तनपाई स्तनधारियों की कैटेगरी में आते हैं। ये मध्य प्रदेश पीएससी का क्वेश्चन है 2010 का। इसके अलावा देखिए, एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। अब उभयचर याद करिए क्या बताया था मैंने, उभयचर वो होते हैं जो रहते कहाँ हैं। तो ये मैंने कल की क्लास में भी जब ब्रायोफाइटा बताया था तो उभयचर के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उभयचर जो होते हैं धरती पर रह तो लेते हैं, लेकिन जब उनको प्रजनन करना होता है तो कहाँ जाते हैं, जल में जाते हैं। और दोनों में रह सकते हैं, जल में भी और धरती पे भी, मतलब लैंड और वाटर दोनों चाहिए होता है जिनको। तो यहाँ पर दिया है वेरी फास्टली मूविंग बोट्स। एम्फीबिया जो है बहुत तेज गति से चलने वाली नाव है, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इसके अलावा एनिमल्स लिविंग इन वाटर ओनली, अगर ये जल में ही रहेंगे तो ये एम्फीबियंस नहीं कहलाएंगे। जल में तो मछलियाँ रहती हैं, केवल पानी में रहने वाले भी नहीं हैं। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड ओनली, तो ये लैंड में भी नहीं है, लैंड में रेप्टाइल्स रहते हैं, सरीसृप रहते हैं। इसके अलावा एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड लैंड बोथ, तो जल और भूमि दोनों में समान रूप से रहने वाले जंतु हैं। ये बिहार पीएससी का क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट हुआ है। देखा जाए तो मैंने सबके बेस ईयर लिखे हुए हैं कि सबसे पहली बार कब पूछा गया, फिर कई बार एग्जाम्स में यही सेम क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप अच्छे से देख कर चले जाइए। जो ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इनका कलेक्शन मैं अभी आज पीडीएफ भी इसकी अपलोड कर दूंगा, वहां से भी इसको अपने पास रख लीजिएगा कि जब हम ये टॉपिक पढ़ें तो आपके पास एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस हो, आप फटाफट उन चीज़ों को रिवाइज कर लें और कैसे एग्जाम्स में सोच कर जाना है, क्या वहाँ की लैंग्वेज हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन होता है कि जब ऑप्शंस देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए उस समय जो है एमसीक्यू को सॉल्व करना काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है। लेकिन मेरा वही कहना है, एमसीक्यू पहले नहीं पढ़ना है कि बिना टॉपिक पढ़े आपने एमसीक्यू कर लिए तो उससे कुछ समय तो लगेगा कि आपने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं होगा, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो मार्क्स लाने के लिए अभी जो भी बच्चे अभी रिसेंट में जो प्रीलिम्स भी दे रहे हैं, पहले टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उनके खूब एमसीक्यू लगाइए, तो आपको आसानी से फ़ायदा मिलेगा। तो याद रखेंगे ये कहाँ रह सकते हैं, लैंड में भी वाटर में भी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज व्हाइट ब्लड। अब निम्न में से किसका रक्त सफेद होता है। अब देखा जाए तो हमारे शरीर में एक चीज होती है जिसको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। जो ये हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन के अंदर एक पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है आयरन। इसके कारण, इसके डिफ्यूजन के कारण हमारा जो ब्लड का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या जिसके पास सफ़ेद रक्त होता है, रक्त सफ़ेद होता है, ये पूछा जा रहा है। लिजार्ड्स के अंदर, छिपकलियों के अंदर तो नहीं, इनके अंदर तो जो है ब्लड बनता है, हीमोग्लोबिन भी होता है। इसके अलावा कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर होता है वाइट ब्लड, या तो कलरलेस ही होता है। तो ये जो है इनके अंदर आयरन नहीं होता है, तो कॉकरोच का याद रखेंगे। हाउस बग, मॉस्किटो, इन सब में लाल रक्त मिलता है। वाइट ब्लड केवल किस में मिलेगा, याद रख लेंगे, तिलचट्टे में, या जिनको कॉकरोच कहा जाता है। तो ये जो है ऐसे स्पीशीज हैं, इंसेक्ट्स के अंदर आ जाते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर, जो सबसे बड़ी रेंज है स्पीशीज की। इसके बाद देखिए ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है, तो ऑक्टोपस जो होते हैं क्या आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट्स है, तो नहीं, ये इंसेक्ट्स तो नहीं है। इसके अलावा एक्नोडर्म है, स्टारफिश है, तो ऑक्टोपस स्टारफिश भी नहीं है। हेमिकॉर्डेटा है, तो ये हेमिकॉर्डेटा भी नहीं है, ये क्या है, मोलस्का है। ये मोलस या मोलस्का होते हैं। उन्होंने बताया था ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है,
मतलब आपका पूरा जंतु जगत में दूसरा बड़ा संघ किसका है, तो मोलस्का का है। पहला किसका है, तो पहला आर्थ्रोपोडा का है। सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के मेंस में पूछा गया था 2004 में, और ये यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख रहे हैं आप, 2003 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, 2004 में यूपीपीएससी ने इसको रिपीट कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। अभी जैसे हाल ही में एक गुच्ची के बारे में पूछा गया था कि गुच्ची क्या है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ था। मशरूम से रिलेटेड, मशरूम की वैरायटी होती है, और मशरूम एक फंगस होता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने चाहिए कि अभी हाल ही में कौन से एग्जाम्स में यूपीएससी किस तरह का पूछ रहा है। तो स्टेट पीएससी कहीं ना कहीं उनके आसपास चीजें घूमती हैं, लेकिन वो चीज तब है जब आप उसका बेसिक पढ़ लीजिए। तो वही है, टॉपिक पढ़ने के बाद इन चीजों को अप्रोच जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, तो खमीर जिसको कहा जाता है, खमीर का उदाहरण है ईस्ट का। तो ये क्या बैक्टीरिया होता है, तो ईस्ट बैक्टीरिया नहीं होता है। ईस्ट कई जगहों पे फायदेमंद भी होता है, जैसे कि आपका शुगर को, शक्करा को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो अल्कोहल में कौन करेगा, ईस्ट करेगा। इसको ईस्ट कहा जाता है। अब ये ईस्ट आपने देखा होगा, कई बार आप घर में कुछ चीजें बनाते हैं तो इसमें खमीर की जरूरत होती है। जैसे कि आप कभी पिज़्ज़ा बनाएं या फिर आप केक को बेक करें तो उसमें ईस्ट की ज़रूरत होती है। आप घर में कोई जो साउथ इंडियन को कुक करते हैं तो उसमें भी ईस्ट की ज़रूरत होती है। तो वो ईस्ट है क्या, क्या वो बैक्टीरिया है, नहीं, वो बैक्टीरिया नहीं है, वो वायरस भी नहीं है, वो एल्गे भी नहीं है, वो है एक फंगस। तो ईस्ट को याद रखेंगे, ईस्ट क्या है, एक फंगस है। खमीर एक जो है कुकुरमुत्ता, मतलब ये आपका फंगस, या यहाँ पर आप कवक भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन कई बार घुमा फिर आके पूछा जाता है, लेकिन आप कवक याद रखेंगे। तो यूपीएससी लोअर पीएससी का क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखिए उत्तराखंड पीएससी का क्वेश्चन है। एक ही तरह के क्वेश्चन है, लेकिन देखिए लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बदल कर पूछ दी। अब ईस्ट एंड मशरूम आर पूछ दिया यहाँ पे। ईस्ट और मशरूम जो है, खमीर और मशरूम क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म थोड़ी है, जिम्नोस्पर्म तो बड़े बड़े पौधे होते हैं, ऑर्नामेंट वाले होते हैं। इसके बाद क्या ये फंगाई है, तो बिल्कुल ये फंगस है, कवक है। इसके अलावा ट्यूबरस रूट्स हैं, एल्गे हैं, तो ये सब नहीं है। अच्छे से याद रख लीजिए कि क्या है, तो इसका आंसर आपका फंगस है, कवक होते हैं ये। तो मशरूम की अभी वैरायटी पे क्वेश्चन आया हुआ है गुच्ची के ऊपर। तो गुच्ची भी एक तरह का मशरूम होता है, और ये कब का क्वेश्चन है, 2022 आईएएस। तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसलिए जो है मैं वही कह रहा हूं कि आप ध्यान से टॉपिक्स को पढ़िए, फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यू लगाएंगे। तो आपको बेसिक अगर क्लियर होंगे तो आप आसानी से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वहां पर गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। अब देखिए व्हाट इज मशरूम, ये छत्तीसगढ़ पीएससी में 2011 का क्वेश्चन है। तो एक मशरूम क्या है, जीवाणु है, नहीं है, फंगस है, ये तो आप बता ही पा रहे होंगे, कवक है। तो इस तरीके से इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिलोमेट्स। सिलोमेट्स, एसिलोमेट्स का मतलब जिनके अंदर अगुही है, मतलब जिनके अंदर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक चीज होती है जिसको ये कहा जाता है, ये क्वेश्चन क्लासरूम का ही है, एक्टोडर्म कहा जाता है। और यहाँ पर फूड कैविटी के ऊपर क्या होता है, इनको एंडोडर्म कहते हैं। और जिनके अंदर ये स्पेस खाली होता है, इस चीज को ब्लैक से दिखा देते हैं हम, ये वाला जो स्पेस खाली होता है इनको कहा जाता है आपका एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स। इसके अलावा जिनके अंदर, एसिलोमेट्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ये स्पेस खाली नहीं होता है, सॉरी, जो सिलोमेट्स होते हैं, सिलोमेट्स के अंदर बॉडी कैविटी होती है, शरीर गुहा होती है। जैसे हमारे शरीर में, मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारी छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन 7 फीट लंबी और शरीर के अंदर समा जाती है। तो वो क्यों समा पाती है, तो ह्यूमंस के अंदर कैविटी मिलती है। जिनके अंदर कैविटी नहीं मिले, कैविटी नहीं पाई जाए, तो उनके मतलब क्या है, उनके बीच में यहाँ पर एक चीज होती है जिसको कहा जाता है मीसोडर्म। मीसोडर्म भरा होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि भाई क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स एसिलोमेट की, एब्सेंस ऑफ मीसोडर्म, नहीं, मीसोडर्म तो प्रेजेंट होता है उनमें, तो ये तो नहीं हो सकता। एब्सेंस ऑफ ब्रेन, ये भी नहीं हो सकता। सिलोमेट दैट इज इनकम्प्लीटली लाइंड विथ मीसोडर्म, इनकम्प्लीट थोड़ी है, भरपूर है। तो सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स, तो आंतरिक अंगों के चारों ओर गुहा के बिना ठोस शरीर। ये क्लासरूम में जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसके बाद एमसीक्यू जो मैं कराता हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ये 2 बार क्वेश्चन जो है आपका महाराष्ट्र पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, और एक बार ये क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीएससी का भी है, तो याद रखेंगे इसको। इसके बाद देखिए रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कहाँ मिलती है, तो रेडियल समरूपता पाई जाती है सिलेंट्रीटा, और जब बड़े हो जाते हैं एक्नोडर्मेटा।
उसका क्वेश्चन है। तो कोएंट्रेटा और इक्नोडर्मेटा, और इसी का आज हमने क्वेश्चन देखा था स्टार फिश वाला। तो स्टार फिश फिश नहीं है, वो क्या है, इक्नोडर्मेटा है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्यूडोसिलोम इज फाउंड इन। स्यूडोसिलोम जो होता है जिनमें ऐसा होता है, यहां बाहर वाली लेयर पे आपको एक्टोडर्म मिलता है, इसके बाद अंदर वाली लेयर जो होती है इस पर एंडोडर्म मिलता है, और बीच में इनके इस तरीके के आकार की चीज होती है। मतलब इनके अंदर कैविटी भी होती है लेकिन पूरी तरह से कैविटी नहीं होती है। तो इस तरह की चीज को क्या कहा जाता है, नेमाटोड्स कहा जाता है। तो नेमाटोड जो होते हैं इनके अंदर आपका स्यूडोसिलोम होता है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन सिलेंट्रेट्स। अब सिलेंट्रेट में क्या होता है, पोरीफेरा, पोरीफेरा में क्या होता है, सेल होता है, सिर्फ कोशिका स्तर होता है। मतलब निम्न में से किस स्तर का संगठन सह संयोजकों में पाया जाता है। तो सिलेंट्रेट्स में जो है पोरीफेरा में सेल होता है। फिर अगर हम सिलेंट्रेट की बात करें तो ये टिश्यू लेवल का होता है, ये उत्तक स्तर का होता है। ये भी क्वेश्चन में करा चुका हूं, तो ये भी ध्यान से याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहां पूछा गया है, बायोलॉजिस्ट हैव सो फार नोन फाउंड एंड आइडेंटिफाई अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। In terms of number, the largest found and identified so far is among। जीव विज्ञानियों ने अब तक पौधों और जानवरों के साम्राज्य में बड़ी संख्या में प्रजातियों को जाना है। बिल्कुल जाना है, बहुत सारी चीजें, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पोरीफेरा, सिलेंट्रीटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलिमंथीस, एसीहेलिमंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, एक्नोडर्मेटा, कॉर्डेटा। कितनी सारी स्पीशीज तो मिली, और उनमें भी कितनी सारी चीजें। अब जब कॉर्डेटा ही पढ़ने लगे तो उसमें मैमल्स मिल गए। अब मैमल्स में कैट भी मिल रही है, बफेलो भी मिल रही है, काऊ भी मिल रही है, ह्यूमंस भी मिल रहे हैं। एप्स में देखा जाए तो ऑस्ट्रिच भी मिल रही है, आपका क्रो भी हो रहा है, पिजन भी हो रहा है, कितने सारी चीजें मिल रही हैं। तो हमको यहां बताना है संख्या के संदर्भ में अब तक का सबसे बड़ा पाया जाने वाला कौन सी चीज है। आइडेंटिफाई सो फार इज अमंग दी, सबसे ज्यादा किसमें है, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन है, 2002 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा गया है, पूरा सेम लैंग्वेज यही है, आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा। तो जीव विज्ञानियों ने अब तक पौधे और जानवरों के साम्राज्य में सबसे बड़ी संख्या में प्रजातियों को जाना, पाया और पहचाना है। लेकिन संख्या के संदर्भ में अब तक का सबसे बड़ा पाया और पहचाने जाने वाला कौन सा ग्रुप है, क्या वो फंगस है? तो नहीं, फंगस में तो नहीं है। आप याद रखेंगे इंसेक्ट्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कीड़े जो होते हैं, मकोड़े जो होते हैं, मतलब आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे ज्यादा स्पीशीज वाला एक ब्रांच है एनिमल्स के अंदर। इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज देखने मिलती हैं, लगभग 6,000 से ऊपर जो है स्पीशीज इसके अंदर आ जाती हैं। तो होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से सभी लोग डाउनलोड करके ध्यान से रख लीजिए अपने पास। इनके कलेक्शंस बनाते चलिए, जो भी मैं चीजें दे रहा हूं इनके प्रिंट आउट निकाल लीजिए अपने पास। जहां आपकी कॉपीज हैं उनके साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी अटैच कर लीजिए कि आप जब कॉपी में पढ़ें तो ये क्वेश्चन भी आपके साथ साथ मिलते चलें। तो अभी पूरा का पूरा अगर डिजिटली सभी लोग पढ़ रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल पा रहा है समय तो पीडीएफ्स मैं रोजाना अपलोड कर देता हूं, उनके प्रिंट आउट निकालते चलिए और चीज़ों पे उसी पे लिखते चलिए। अगर आपको नहीं हो पा रहा है या नहीं समझ में आ पा रहा है या लग रहा है कि हम कवर करेंगे, ऐसे आप रोजाना ऐसा अगर थोड़ा थोड़ा भी पाइल अप करेंगे तो आपका ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो अगर चाह रहे हैं आप कि भाई यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ चीज़ें जो है एकदम बैलेंस वे में चले, क्योंकि मुझे कई बच्चों के मैसेज आए थे कि सर हमने पढ़ना जब स्टार्ट किया तो हमें काफ़ी समझने में आ रहा था, लेकिन नोट्स बनाना फिर दूसरी क्लासेस भी होती हैं, तो पूरा का पूरा शेड्यूल जो है अभी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, प्रिंटर हो सके तो प्रिंटर रख लीजिए, नहीं मिल पा रहा है तो कॉपीज निकालते चलिए अपने पास। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप सब्जेक्ट में यहाँ समय भी दे रहे हैं और फिर आधा अधूरा सीखें, तो ऐसा मत करिए। आप सारी चीज़ें जो है एकदम फॉर्मेट में करिए। ये पूरी सीरीज़ मैंने शुरू से बोला हुआ है कि हम ये बंद नहीं करेंगे, हम इसको स्टार्ट करके रखा हुआ है, तो आप ही लोगों के लिए करके रखा हुआ है। आप लोग जितना इस चीज़ को देखेंगे, चीज़ें आगे होंगी, आपको इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे, तो हमारी ये सीरीज सक्सेसफुल होगी। तो कैसे भी कोशिश करके इसको बैलेंस करिए, मतलब पीछे मत रह जाइए कि आप अभी भी दूसरे नंबर के लेक्चर या 10वें नंबर पे लेक्चर हैं, हम 26-27वें तक पहुंच चुके हैं, तो ऐसे पीछे मत रह जाइए। जो भी चीज लग रही है उसके लिए आप नोट्स की कॉपी कर लीजिए जल्दी से। जैसे क्वेश्चंस हो गए तो क्वेश्चंस को भी रिवाइज करने के लिए आप उसके प्रिंट आउट ले लीजिए और फिर खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। तो इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्मेट में पढ़ना स्टार्ट करिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा
कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और हमारा समय कम से कम वेस्ट हो। कि हम इतनी सारी बुक्स है, जैसे जो भी आप लोगों के लेक्चर्स बनते हैं इसके लिए बहुत सारी बुक्स जो है इसके पीछे सोर्स होते हैं। हम अलग अलग एग्जाम्स के पेपर्स को बहुत अच्छे से देखते हैं, उसके बाद कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, उस तरीके से हमारा अप्रोच है। तो सेम चीज़ है कि अगर दोनों ही मिलकर मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगा, तो हमारे एग्जाम्स में बहुत अच्छा फ्रूट मिलेगा सभी को। तो ये सब्जेक्ट हमें स्ट्रॉन्ग करना है, बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, लेकिन एक बार ऐसा पढ़ना है कि फिर हमें बाद में पढ़ने की बार बार ऐसी ज़रूरत ना पड़े। तो होप ये जो अप्रोच है आपको समझने आ रही होगी। और भी जो सजेशंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे। तो होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।